नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की विधियां। यानी कोई मिश्रण दिया हुआ है, उससे आप पदार्थों को कैसे कैसे पृथक कर सकते हो। सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है बीनना। बीनना क्या है कि जैसे आपने देखा होगा गेहूँ या दाल या चावल में से कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी, अनाज आदि मिले हुए रहते हैं। उन्हें क्या किया जाता है, हाथ से बीन बीन करके पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बीनना या हस्तचयन कहते हैं। तो देखिए, गेहूँ, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी, अन्य अशुद्धियाँ मिली रहती हैं जिन्हें हाथ से बीनकर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीनना या हस्तचयन कहलाती है। दूसरी विधि देखिए, छानना। छानना में क्या है कि जैसे आप देखते हो कि जब आटे को गूंदा जाता है तो आटे को गूंदने से पहले आटे को क्या किया जाता है, छाना जाता है। उसके बाद ही क्या होता है, आटे को गूंदा जाता है। क्यों छाना हमने, क्योंकि जिससे भूसा व अन्य अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती हैं और शुद्ध आटा क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि भवन निर्माण के समय बजरी को भी छाना जाता है, जिससे कंकड़ आदि क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो दूसरी विधि क्या है, छानना। यानी हम छानेंगे, आटा गूंदने से पहले आटे को छाना जाता है, जिससे भूसा व अन्य अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती हैं तथा शुद्ध आटा नीचे आ जाता है। इसी प्रकार भवन निर्माण के समय बजरी को छाना जाता है, जिससे कंकड़ आदि पृथक हो जाते हैं। अगली विधि देखिए, निष्पावन। निष्पावन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि घरों में महिलाएं जो होती हैं वो सूप की सहायता से अशुद्धियों को पृथक करती हैं। जैसे अनाज को क्या करती हैं, सूप की सहायता से क्या करेंगी, ऐसे झटकारती हैं। झटकारने पर क्या होता है कि जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं, हल्की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, वो पृथक हो जाती हैं और शुद्ध अनाज या दाल क्या होता है, पृथक हो जाता है। तो देखिए, सूप की सहायता से अनाज में से मिली हल्की अशुद्धियों को क्या करते हैं अपन, पृथक करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। सूप की सहायता से अनाज में से हल्की अशुद्धियों को पृथक करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। निष्पावन में और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कि फसलें जब पक जाती हैं तो पकने के बाद में जो किसान होता है वो हवा की तरफ क्या करता है, अनाज को वैसे ऊपर से नीचे की ओर फेंकता है, जिससे क्या होता है कि जो अनाज जो होता है वो भारी होता है, पास में गिरता है, जबकि अशुद्धियाँ जो होती हैं, हल्की होती हैं, वो दूर जाकर पृथक हो जाती हैं और शुद्ध अनाज क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। अगली देखिए, अपकेंद्रण। इम्पोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है कि देखो, जैसे ये कोई एक चक्र है, यहाँ पर ये क्या है, इसका केंद्र है। अगर केंद्र से बाहर की ओर अशुद्धियाँ जा रही हैं, एक तरह से पदार्थ दूसरी बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र है, ये क्या है, पर्दी। पदार्थ को केंद्र से पर्दी की ओर धकेला जा रहा है, तो ये है जो बल लगता है, उस बल का नाम क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। दो प्रकार के बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो कहाँ लगता है, पर्दी से केंद्र की ओर, जबकि अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, केंद्र से पर्दी की ओर। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही दही से हम क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो बिलोड़क की सहायता से जैसे ही उसको चलाते हैं तो क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर जो है मक्खन जाता है। और यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छाछ होती है वो तो नीचे रह जाती है और मक्खन क्या होता है, हल्का होता है और क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही यानी उसको चलाया तो वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है।
यानी जो मक्खन है वो केंद्र से कहाँ की ओर जा रहा है, पर्दे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कौन सी विधि है, अपकेंद्रण विधि है। तो देखिए अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, विलोडक की सहायता से दही से मक्खन को पृथक करना क्या कहलाता है, अपकेंद्रण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि दही से मक्खन का निकलना कौन सी विधि है। तो कौन सी विधि होती है, अपकेंद्रण विधि होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला देखिए अवसादन, अवसादन एवं निथारना, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, अवसादन एवं निथारना। तो देखिए अवसादन क्या होता है और निथारना क्या होता है कि किसी भी मिश्रण में से भारी अवयवों का नीचे बैठ जाना। कोई भारी अवयव हैं, यानी एक बीकर है, एक बीकर में क्या है, एक तरह से गंदा पानी है। तो उस गंदे पानी में से क्या होगा कि कुछ समय के बाद हम जब उसको रख देंगे तो अशुद्धियाँ क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी। जो भारी पदार्थ है यानी भारी अवयव है वो नीचे बैठ जाएगा। यहाँ आ जाएगा भारी अवयव और ऊपर आ जाएगा हल्का अवयव। भारी अवयव और हल्का अवयव, तो यानी कि किसी भी मिश्रण में से भारी अवयवों का बैठ जाना वो क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। अब अवसादन के बाद हमको क्या करना पड़ता है, निथारना पड़ता है। तो देखिए तथा अवसादित रेत मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे पात्र में स्थानांतरित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, निथारना कहलाएगी। अब इसको हम शुद्ध करना चाहेंगे। जैसे ये गंदा पानी था, कुछ समय हमने रख दिया तो क्या हो गया, ये इसमें से जो भारी कण थे वो नीचे बैठ गए, रेत मिट्टी कंकड़, और हल्का जो यानी पानी जो था वो क्या आ गया, ऊपर आ गया। इसको हम पृथक करना चाह रहे हैं। इस अवसादित जो मिश्रण है इसको पृथक करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक दूसरा पात्र या बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको सावधानी पूर्वक ले जा करके इस पानी को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो शुद्ध पानी इसमें आ जाएगा, शुद्ध अवयव यहाँ आ गया और नीचे जो है दूसरा पदार्थ बच जाएगा। यह विधि क्या कहलाएगी, निथारना कहलाएगी। यानी अवसादन और निथारना दोनों साथ साथ होते हैं। किसी मिश्रण में से भारी अवयवों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। तथा अवसादित रेत मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे पात्र में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, निथारना कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल दें हम, फिटकरी से जल शुद्ध करने में अवसादन एवं निथारना दोनों विधियों का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक गंदा पानी है, उसमें आपने क्या डाल दी, फिटकरी डाल दी। अब फिटकरी डाल दी तो क्या होगा, फिटकरी जो है वो रेत वगैरह के जो कण हैं यानी अशुद्धि के जो कण हैं उनके साथ में मिल कर के क्या हो जाएंगी, स्कंदित हो जाएंगी, और स्कंदित होकर के क्या बैठ जाएंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। अब पात्र में क्या बैठ गई, वो नीचे बैठ गई। किसकी सहायता से, फिटकरी द्वारा अशुद्धियाँ थी उनका क्या हो गया, स्कंदन हो गया, स्कंदन की क्रिया हो गई। स्कंदन या अपक्षेपण भी बोलते हैं। स्कंदन या अपक्षेपण की क्रिया हुई जिसके कारण जो रेत या मिट्टी के जो कण थे यानी अशुद्धियाँ जो थी वो पात्र में क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी। ये क्रिया क्या कहला रही है, अवसादन। और इसको अपन दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर लें तो वो क्या कहलाएगा, निथारना कहलाएगा। और यानी कि शुद्ध जल जो फिटकरी की सहायता से अगर करें तो वो प्रक्रिया किस पर आधारित है, अवसादन एवं निथारना। अगला देखिए थ्रेसिंग, अगली विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग में खेतों में विभिन्न दालों, धान के पौधों को पहले क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। इसके बाद अनाज के कणों को अलग करने के लिए पट्टों पर क्या करते हैं, पीटते हैं। अनाज के कणों को पौधों से पृथक करने की जो विधि है उसी का नाम क्या है, थ्रेसिंग है। और आजकल इसके लिए क्या यूज की जा रही हैं, थ्रेसिंग मशीन। क्या यूज की जा रही हैं, थ्रेसिंग मशीन। थ्रेसिंग मशीन आप सभी ने देखी है, अनाज और भूसे को क्या करती है, अलग अलग करती है। पहले क्या करते थे, जब थ्रेसिंग मशीन नहीं थी तो क्या करते थे, पहले पेड़ पौधों को क्या करते थे, उनको अनाज के सुखाया जाता था। सुखाने के बाद उनको क्या किया जाता था, पीटा जाता था, जिससे क्या था, भूसा अलग और अनाज अलग। लेकिन आजकल
क्या यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी जगह थ्रेसिंग मशीन। यह जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। अगली विधि देखते हैं हम, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है कि किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण द्वारा क्या करते हैं हम, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि समुद्री जल का जो समुद्री जल से नमक जो बनाया जाता है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, बाष्पीकरण विधि द्वारा। होता क्या है इसमें, इसके लिए समुद्री जल में छोटी छोटी क्यारियों में क्या लेते हैं, समुद्री जल को एकत्रित कर लेते हैं। इसके लिए समुद्री जल को क्या करते हैं हम, छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लेगून। ये भी इम्पोर्टेंट बात आ गई। समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। उन क्यारियों को क्या कहते हैं हम, लेगून कहते हैं। सूर्य की गर्मी से क्या होता है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक क्या रह जाता है, क्यारियों में शेष रह जाता है। बाष्पीकरण की बात कर रहे हैं। बाष्पीकरण का मतलब किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे हम जल की बात करें तो जल को जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या बनती है, वाष्प बनती है। वाष्प बनकर क्या होता है, जल उड़ता है। तो देखिए समुद्री जल जो होता है, समुद्री जल से क्या करते हैं हम, नमक को कैसे पृथक करते हैं कि खेतों में क्या करते हैं, क्यारियाँ बना देते हैं। उन क्यारियों को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। और उनमें क्या भर देते हैं हम, समुद्री जल को। कुछ समय के बाद क्या होगा, सूर्य की जब गर्मी होगी, गर्मी से क्या होगा, जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा और नमक जो है उन क्यारियों में रह जाएगा, यानी पृथक कर लिया जाएगा। अगली विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि क्या होता है कि इस विधि में क्या होगा, क्रिस्टल बनाए जाएंगे। अब क्रिस्टल कैसे बनेंगे कि दो प्रकार के पदार्थ होंगे, एक तो कम विलय और एक अधिक विलय। यानी यह विधि किस पर आधारित है, विलयता में अंतर के आधार पर आधारित है। क्रिस्टलीकरण जो विधि है विलयता में अंतर के आधार पर। इम्पोर्टेंट बात, क्रिस्टलीकरण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, विलयता में अंतर के आधार पर यौगिकों को पृथक करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण विधि या प्रवासी क्रिस्टलीकरण विधि। इसमें क्या करते हैं हम कि कम विलय यौगिक होता है और एक अधिक विलय यौगिक होता है। कम विलय जो यौगिक होता है उसके क्रिस्टल पहले बनते हैं और तथा अधिक विलय यौगिक की क्रिस्टल क्या बनेंगे, बाद में बनेंगे। दो पदार्थ हैं, एक तो कम विलय और एक अधिक विलय। एक ज़्यादा घुला हुआ है और एक कम घुला हुआ है। जो कम विलय होगा उसके क्रिस्टल तो पहले बन जाएंगे और अधिक विलय यौगिक के क्रिस्टल क्या होंगे, बाद में बनेंगे। जैसे नमक एवं शक्कर का यदि मिश्रण है उसको एल्कोहल में मिलाकर क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं हम, पृथक करते हैं। नमक एवं शक्कर के मिश्रण को एल्कोहल में मिलाकर क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या करेंगे, पृथक करेंगे। अगली विधि देखिए निस्पंदन। निस्पंदन फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन यानी एक तरह से छानेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, कोई ठोस अविलय पदार्थ होगा, ठोस अविलय पदार्थ, वो किसके रूप में अवक्षेपित होगा, एक अवक्षेप बनेगा। यानी कि इसमें ठोस अविलय पदार्थ को विलय पदार्थ से क्या किया जाएगा, अवक्षेप के रूप में पृथक किया जाएगा। इसमें ठोस अविलय पदार्थ को विलय पदार्थ से एक अवक्षेप के रूप में क्या किया जाएगा, पृथक किया जाएगा। आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि एक जब अपन कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें एक क्या होता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, क्या होता है, अवलय पदार्थ। अवलय पदार्थ को विलय पदार्थ से क्या करेंगे, अपन पृथक करेंगे। जब अवक्षेप आ जाएगा तो उसको क्या करते हैं हम, फिल्टर पेपर से छानते हैं। उसके बाद में जो फिल्टर पेपर पर आ जाता है वो क्या होता है, अवक्षेप होता है। तो इसमें ठोस अवलय पदार्थ को विलय पदार्थ से अवक्षेप के रूप में क्या किया जाएगा, पृथक किया जाएगा या प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण की बात करें जैसे नेपथलीन और यूरिया है। नेपथलीन एवं यूरिया, यूरिया को पृथक करने के लिए इसे क्या करेंगे, अपन जल में घोलेंगे। होगा क्या, यूरिया तो जल में घुल जाएगा, लेकिन नेपथलीन क्या होती है, अवलय होने के कारण अवक्षेपित हो जाएगी और इसे क्या कर लेंगे, हम छान लेंगे। यूरिया एवं नेपथलीन का
जो मिश्रण है उसको पृथक करने के लिए हमने क्या किया, यूरिया और नेपथलीन का जो मिश्रण था उसको क्या करा, हमने जल में घोल दिया। जल में घोला तो क्या हुआ, यूरिया तो जल में घुल जाएगा, लेकिन नेपथलीन क्या होता है, अवलय रहता है। अवलय रहता है तो किसके रूप में पृथक हो जाएगा, वो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा, जिसे हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे तो नेपथलीन अलग हो गया और यूरिया अलग हो गया। अगली विधि है इम्पोर्टेंट ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठोस से क्या आती है, डायरेक्ट गैस अवस्था आती है, यानी उसके मध्य की द्रव अवस्था नहीं आती। ठोस से क्या होंगे, वो गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाएंगे तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। अब यानी कि हमने कहा कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ही गैस अवस्था यानी वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं तथा यह क्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। ऊर्ध्वपातन के आपसे क्या पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये कपूर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं, NH4Cl फार्मूला होता है, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल और आयोडीन। ये किसके उदाहरण हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं, तो ये याद रखने आपको इम्पोर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए बाष्पन एवं संघनन। बाष्पन और संघनन का मतलब क्या है कि कोई भी द्रव है अगर उसको वाष्प में परिवर्तित किया जाए तो ये क्या कहलाएगा, बाष्पन कहलाएगा। अब वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या होगी, संघनित्र होगी और यह क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। यानी जैसे ही आपने क्या किया, एक जल है, जल को क्या करेंगे अपन, जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में क्या होगा, वाष्प बनेगी। उस पात्र को क्या है, हमने ढका हुआ है, उस बर्तन में जो जल रहे थे उसको क्या किया, हमने ढक दिया, गर्म किया, गर्म करने पर वाष्प बनी। वाष्प क्या होगी, कुछ समय के बाद क्या होगी, ठंडी होगी। कब, जब टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे तो क्या होगा, वाष्प ठंडी होगी तो वो क्या होगी, मिलकर के एक बड़ा कण बनाएगी यानी संघनित्र होगी और यह क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। यानी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं तथा वाष्प को ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी द्रव को हमने किस में कन्वर्ट किया, वाष्प में, तो ये क्रिया वाष्पन, और वाष्प को जब हम द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाती है। चलिए अगली विधि देखते हैं हम, आसवन। इम्पोर्टेंट होती है। आसवन क्या होता है, क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी, आसवन कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आसवन है वो द्रवों के लिए प्रयोग की जाएगी। तो देखिए आसवन की बात कर रहे हैं हम, क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। अब आसवन की कंडीशन देखें तो आसवन में पहले तो क्या होगा, वाष्पन होगा और उसके बाद क्या होगा, संघनन। यानी आसवन का मतलब क्या है कि पहले तो वाष्पन होगा, वाष्प बनेगी, वाष्प क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होकर वो क्या होगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। यह क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन। यानी वाष्पन और संघनन दोनों साथ साथ होते हैं तो इस क्रिया का नाम क्या हो जाता है, आसवन हो जाता है। यह किसके लिए प्रयुक्त की जाएगी, द्रवों के लिए प्रयुक्त की जाएगी। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की आसवन की। अब आसवन देखिए कितने प्रकार का हो सकता है। आसवन की बात करें तो देखो पहला है जैसे साधारण आसवन। साधारण आसवन क्या होता है, जब द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक हो, अंतर क्या होना चाहिए, अधिक, तो हम उसे क्या कहेंगे, साधारण आसवन कहेंगे। यानी साधारण आसवन विधि प्रयुक्त की जाएगी जब क्वथनांकों में क्या हो, अंतर बहुत अधिक हो। इसके लिए क्या लिया जाएगा, लीविंग संघनित्र का प्रयोग किया जाएगा। जो यंत्र है वो कौन सा यूज किया जाएगा, लीविंग संघनित्र। दूसरी है प्रभाजी आसवन। ये इम्पोर्टेंट होती है
कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर या तो लगभग बराबर हो या बहुत क्या हो, कम, तब यह प्रयुक्त की जाएगी। और इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? प्रभाजक स्तंभ यूज किया जाएगा। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर लगभग बराबर या क्या हो, बहुत कम हो, तब क्या यूज करेंगे हम? प्रभाजक स्तंभ का यूज करेंगे। और उस विधि का नाम क्या होगा? प्रभाजी आसवन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें कम क्वथनांक वाला द्रव ऊपर की ओर तथा अधिक क्वथनांक वाला द्रव नीचे की ओर चढ़ता है। जिस पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, वो तो ऊपर की ओर चढ़ेगा। जो द्रव अधिक क्वथनांक वाला होगा वो नीचे की ओर गिरेगा। उदाहरण की बात करें, देखिए इम्पोर्टेंट उदाहरण भी होते हैं कि कच्चे तेल से हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि का जब पृथक्करण करते हैं तो उस विधि का नाम क्या है? प्रभाजी आसवन। तो पेट्रोल, डीजल या केरोसिन इत्यादि जो पदार्थ होते हैं, इसके निष्कर्षण से जो प्राप्त होते हैं, उनके लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाएगी? प्रभाजी आसवन विधि प्रयुक्त की जाएगी। और उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रभाजक स्तंभ। तीसरा प्रकार होता है आसवन का भापीय आसवन। भापीय आसवन क्या होता है? यह विधि उनके लिए प्रयुक्त की जाती है जो जल में तो अवलय होते हैं लेकिन वाष्प द्वारा क्या होंगे? बाष्पीकृत हो जाएंगे। वाष्प द्वारा क्या होंगे? ये बाष्पीकृत। जल में तो क्या रहते हैं? अवलय, लेकिन वाष्प द्वारा क्या होंगे? बाष्पीकृत हो जाएंगे। एग्जाम्पल है एनलीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आदि का जो शुद्धिकरण है इस विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? बालू ऊष्मक का प्रयोग किया जाता है। अगला है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन की बात करें तो यह विधि ऐसे पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाएगी जो अपने ही क्वथनांक से पूर्व क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने क्वथनांक से पूर्व ही क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, उनके लिए यह विधि प्रयुक्त की जाएगी। एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल। और इसके लिए यूज किया जाएगा क्लीजन संघनित्र का प्रयोग किया जाता है। यानी इम्पोर्टेंट जो विधि हैं इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? आसवन होती हैं। ये आसवन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगली विधि देखिए क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी। क्रोमा बराबर रंग होता है। कलर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपन पदार्थों को पृथक पृथक करते हैं। क्या होता है इस विधि में? यह विधि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें ये क्वेश्चन हो गया कि क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी जो विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिशोषण के सिद्धांत पर। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी जो विधि होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अधिशोषण के सिद्धांत पर। यह 2 प्रावस्थाओं में अंतर पर आधारित होती है। 2 पदार्थ होंगे, उनके प्रावस्था में क्या होगा? अलग अलग अंतर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंट। किस पर आधारित है? 2 प्रावस्थाओं में अंतर पर आधारित है। अगला बात करें अपन, इसमें पदार्थों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है तथा अधिशोषक जो पदार्थ होते हैं उनके रूप में कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से अधिशोषक पदार्थ होते हैं जो अधिशोषक का कार्य करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, लैक्टोज, एल्यूमिना, सिलिका, सेल्यूलोज आदि का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, जो क्या करते हैं? पदार्थों को अलग अलग अधिशोषक क्षमता के आधार पर अधिशोषित करते हैं। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो स्थिर प्रावस्था होती है और एक गतिशील अवस्था होती है। स्थिर प्रावस्था में क्या होता है कि ठोस और द्रव 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस जो होती है वो अधिशोषण होता है उसमें, और द्रव में क्या होता है? वितरण होता है। गतिशील अवस्था में 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? द्रव और गैस। द्रव और गैस। अब क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्तंभ क्रोमेटोग्राफी और एक पतली परत क्रोमेटोग्राफी। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इसमें स्थिर प्रावस्था तो ठोस होती है। उदाहरण एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, सिलिका SiO2, सेल्यूलोज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
आदि इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या यूज किया जाता है। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में जो अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पतली परत क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पहले अधिशोषण होगा और उसके बाद में कौन सी प्रक्रिया होगी, वितरण की होगी। पहले होगा अधिशोषण, उसके बाद में वितरण होगा। एग्जाम्पल है इसका कागज़ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्या होता है अमीनो एसिड एवं ट्रांस एजोबेंजीन और एंथ्रासीन का क्या करते हैं अपन कागज़ क्रोमेटोग्राफी में क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। तो ये विधि भी क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है वर्णलेखीय क्रोमेटोग्राफी। ये इसमें कुछ टर्म आई थी, उन टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि आसवन क्या होता है, संघनन क्या होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो आसवन के बारे में अभी हमने बताया था आपको कि क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी, आसवन कहलाएगी। क्वथनांकों में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है उसका नाम क्या है, आसवन है। अब संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए हमने ये पानी लिया, यहाँ बर्फ़ और यहाँ वाष्प। पानी कैसा होता है, द्रव अवस्था में, बर्फ़ क्या होती है, ठोस अवस्था में, और वाष्प क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। तीनों ही कंडीशन में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O, यानी एक तरह से एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि पानी जो द्रव था उसको जैसे ही हमने ठंडा किया या जमना, और उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम हिमांक कहते हैं। पानी वह ताप होता है जिस पर कोई भी द्रव किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी जमने लगे। कोई भी द्रव क्या हो, जमने लगे। वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगे और वह क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। वह ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा उस पदार्थ का। जैसे पानी की बात करें तो पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमने लगता है। अब देखिए अगर बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में है उसको हमने क्या किया, द्रव अवस्था में लाना चाहा, यानी इसका मतलब ठोस को द्रव में कन्वर्ट किया। तो ठोस को क्या किया, हमने गलाया, और गलाया का मतलब गलनांक हो गया वो। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए या पिघलने लगे, वह ताप क्या कहलाएगा, उसका गलनांक या संगलन कहते हैं। गलने लगे तो वो क्या कहलाएगा, गलनांक हो गया। ये गलनांक की डेफिनेशन हो चुकी है और हिमांक की हो गई। अब देखिए जब बर्फ़ जो है यानी ठोस अवस्था से हमने किस में कन्वर्ट किया, गैस अवस्था यानी वाष्प अवस्था में कन्वर्ट किया। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, कपूर, नौशादर और नेप्थलीन किसके उदाहरण हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ऐसे ही इधर देखिए आप कि पानी जो है इसको आपने क्या किया, गर्म किया, यानी गर्म कब तक करना है, उबलने लगे। और पानी जो है कब उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसका मतलब उबलना तो बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो, उबलने लगे, वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है। इसके बाद में देखिए वाष्प को अगर हमने ठंडा किया, वाष्प ठंडी होकर के इकट्ठा होंगे, जो गैस के अणु दूर दूर थे वो पास आएंगे, ठंडा होकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे, यानी द्रव अवस्था में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। क्या होगा संघनन में कि गैस के अणु जब दूर दूर थे उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इकट्ठा कब होंगे, जब क्या करेंगे, उनका जो टेम्परेचर है वो क्या किया, कम किया, वो पास आए
यानी ठंडा किया हमने, ठंडा करने पर वो क्या होंगे, जो वाष्प के जो अणु यानी गैस के जो अणु थे वो पास पास आएंगे और पास आकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे और ये क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। तो इसमें देखिए वाष्पन हो चुका है, संघनन, गलनांक, हिमांक और ये ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक आदि क्रियाओं के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसका मतलब क्या है। पानी का जो क्वथनांक होता है, यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन लिखे हम, पानी का जो घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, अधिकतम होता है। पानी का घनत्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का जो घनत्व है कितने ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप किया हमने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप कर दिया, जैसे ही अधिक ताप किया यानी ताप को हमने बढ़ाया 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व के मान में कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि D बराबर हम जानते हैं भार बटे आयतन, यानी W/V कह सकते हो या M/B। जब B का मान बढ़ गया तो इसका मतलब घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जल का जो घनत्व है वो कब होता है अधिकतम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप किया तो आयतन के मान में वृद्धि होती है। आयतन के मान में वृद्धि होगी तो हम जानते हैं D बराबर M/B। तो आयतन B बढ़ा तो इसका मतलब घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक करने पर पानी का जो घनत्व है वो कम होता जाता है।